नमस्कार, स्वागत है आपका एटिनो सदेश पर। आप देख रहे हैं मिड कैप शेयरों को लेकर हमारा ये खास शो मिड कैप मसाला और आपके साथ में हूं अभिषेक सत्यव्रतम। बाजार में शुरुआती उथल पुथल के बाद हम देख रहे हैं कि अब स्थिरता का माहौल है और निफ्टी की जो गेंस हैं करीब करीब 70 अंकों के आसपास के हैं। 25,000 के ऊपर जाकर निफ्टी कारोबार कर रहा है। और निफ्टी बैंक की बात करें तो वहां पर हम देख रहे हैं कि दो बैंकिंग दिग्गजों के नतीजों के बाद बढ़िया माहौल है और करीब 500 अंकों की तेजी पर कारोबार हो रहा है। 56,750 के ऊपर है निफ्टी बैंक और सपोर्ट मिल रहा है आईसीसी बैंक और एचडीएफसी बैंक के शेयरों से, जो निफ्टी के दूसरे और तीसरे सबसे ज्यादा चढ़ने वाले शेयर हैं। गेंस है 0.25% एचडीएफसी बैंक में और आईसीसी बैंक की बात करें तो 2.25% ऊपर ये कारोबार कर रहा है। मिड कैप में भी माहौल ठीक ठाक है। मिड कैप इंडेक्स में करीब 300-350 अंकों के आसपास की फिलहाल तेजी है और फिलहाल हम देख रहे हैं कि बाजार में एक संतुलन बनाने की कोशिश हो रही है, क्योंककि जो एडवांस और डिक्लाइन के जो रेशियो हैं लगभग बराबरी के हैं। करीब 1350 शेयर अगर मजबूत हैं तो करीब 1350 1400 शेयर हम देख रहे हैं कि गिरावट के साथ आज के सत्र में कारोबार कर रहे हैं। आज बाजार को अगर थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि स्पीड कम है, तो उसकी वजह यह है कि रिलायंस आज बाजार को नीचे खींचने का काम कर रहा है। करीब 0.3% के आसपास से गिरावट शेयर में आ गई है और दिन के निचले स्तर पर है रिलायंस का शेयर। 1440 रुपए के आसपास के प्राइसेस होंगे। लेकिन मिड कैप में माहौल कैसा है, जरा एक बार ये देख लेते हैं निफ्टी के मिड कैप के 3 तस्वीरों के जरिए। उसके बाद हम निफ्टी की बातचीत करेंगे कुणाल से, जो कि हमारे आज के मेहमान हैं, मेरे एसेट शेयर खान से। लेकिन पहले लेकर आइए 3 तस्वीरें। आज अगर आप देखेंगे तो मिड कैप में जो शेयर बस कर रहे हैं, सीट करीब 7% टूटा है, क्योंकि ब्रोकरेजेस ने डाउनग्रेड करके इसका लक्ष्य घटाया है। हमने देखा था कि जो नतीजे आए थे प्रॉफिट्स में करीब 30% के आसपास की गिरावट आई थी सीएच में, और हमने देखा था कि शुक्रवार को भी शेयर ये टूटा था करीब 2%। लेकिन लगातार 5वां सत्र आज है गिरावट का और स्लाइड आज ज़्यादा है। मतलब नतीजे तो शुक्रवार को आए थे तो शेयर उतना नहीं गिरा था जितना आज ही गिर रहा है। दिन के निचले स्तर के आसपास कारोबार हो रहा है। इरकॉन को हालांकि एक अच्छा ऑर्डर मिला है एमएमआरडीएस से 1113 करोड़ रुपए का, तो इरकॉन का शेयर चल रहा है और 2.5% ऊपर कारोबार कर रहा है। लेकिन बंधन बैंक अगेन इसके नतीजे भी कमजोर है। मुनाफे में करीब 64% के आसपास की गिरावट इसकी आई थी और अगर हम एसेट क्वालिटी की बात करें तो वो भी कमजोर है। बंधन बैंक का शेयर करीब 3% टूट के कारोबार कर रहा है। तो ये है फिलहाल मिड कैप की तस्वीर। सीधे चलेंगे एक्सपर्ट्स के पास। आज आपको गाइड करने के लिए, आपकी रणनीति बनाने के लिए हमारे साथ हैं मेरे सेट शेयर खान के कुणाल शाह। कुणाल जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका एटिनो स्वदेश पर। चलिए शो की शुरुआत कर लेते हैं। सीधे इंडेक्स का व्यू लेंगे निफ्टी के 3 घंटे के ट्रेड के जरिए। ठीक है, तो निफ्टी का 3 घंटे का ट्रेड और कुणाल हैं हमारे साथ। कुणाल जी, बहुत शुक्रिया। आज की बस हम कह सकते हैं कि अच्छी चीज़ ये है कि जो कन्वेक्शन का लॉस हमने देखा था शुक्रवार को, बड़ा स्लाइड बना था निफ्टी पर, तो निफ्टी ने जितना गवाया कम से कम हम कह रहे हैं कि आधा उसका अचीव कर लिया है। 150 पॉइंट टूटा था, 75 अंक ऊपर आपको कारोबार करते हुए दिखेगा। निफ्टी बैंक में वो डैमेज कंट्रोल हो गया है। 56,800 के आसपास निफ्टी बैंक है। इंडेक्स में आपको लगता है कुणाल कि यहां से गुंजाइश इंट्राडे में और तेजी की बन सकती है? क्या ट्रेड आप लेने की सलाह देंगे निफ्टी में? गुड आफ्टरनून अभिषेक और गुड आफ्टरनून सभी दर्शकों को। जहाँ तक निफ्टी की बात है अभिषेक, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज हम कंसोलिडेशन का फेज ही देखेंगे। ओपन इंटरेस्ट डेटा अगर आप देखें तो 25,000 के पुट राइटर्स आज एक्टिव है और 25,100 पे कॉल राइटर्स एक्टिव है। हमने देखा है बैंक से सपोर्ट मिला है, इसके लिए कहीं ना कहीं नीचे से लोअर लेवल से रिकवरी मिली है निफ्टी में। लार्जर टर्म ट्रेंड अब हम अगर निफ्टी का देखेंगे तो अभी भी डाउन ट्रेंड है, क्योंकि लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन इंटैक्ट है। आज का लो क्रूशल हो जाता है निफ्टी के लिए। 24,882 का लेवल अगर ये टूटता है तो सेलिंग प्रेशर बढ़ जाएगा, जो निफ्टी को 24,500 तक भी लेके आ जाएगा। हायर लेवल्स पे जो रेजिस्टेंस है वो है 20 डीएमए का 25,300। तो ये ब्रॉड रेंज है जहाँ पे मैं निफ्टी मुझे लग रहा है 24,900 से लेकर 25,300 की रेंज में ट्रेड करेगा। यहाँ पे इंट्राडे के लिए अगर बात करूँ तो कोई निफ्टी पे व्यू नहीं बैठ रहा है, बट बैंक निफ्टी यहाँ पे आई थिंक बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रहना चाहिए। हमने 56,000 के लेवल्स को डिफेंड किया है। वहाँ पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप है। हम अपना 20 डीएमए ब्रेक करने पे है, जो 56,963 के आसपास है बैंक निफ्टी के लिए। तो आई थिंक बैंक निफ्टी में आप लॉन्ग प्ले कर सकते हो। अभी भी ये लेवल से रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। 56,500 का स्टॉप लॉस रखना है। पहला टारगेट होगा 57,000 जो कि 20 डीएमए है, और उसके ऊपर अगर हम निकलते हैं और सस्टेन करते हैं तो 57,300 नेक्स्ट टारगेट आएगा। सो बैंक निफ्टी अच्छा लग रहा है। गिरावट पे बैंक निफ्टी को बाय करिए।
आज ब्रॉडर मार्केट्स में काफी स्ट्रेंथ है, एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी बुल्स के फेवर में है। मिड कैप सिलेक्ट इंडेक्स है, वहां पे हमने 20 डीएमए को क्रॉस किया है, तो वहां पे ब्रेकआउट आ चुका है। सो क्लियर कट इंडिकेट करता है कि जो अप ट्रेंड है वो इंटैक्ट है। मिड कैप इंडेक्स में शायद हम एक नया हाई भी देख लेंगे। 13,000 जो कि एक क्रिटिकल सपोर्ट जोन था, ये इंडेक्स को सपोर्ट किया है और वहां से हमने रिवर्सल देखा है। तो मिड कैप इंडेक्स 13,500 600 तक जाने की जगह है। सो यहाँ पे बाय की सलाह रहेगी अग्रेसिव तरीके से मिड कैप सिलेक्ट इंडेक्स में, जहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 13,200 आपको स्टॉप लॉस रखना है और हाई लेवल्स पे हम 13,500 600 तक के टारगेट्स देख सकते हैं। कुणाल, आप मिड कैप के कौन से इंडेक्स की आप बात कर रहे थे? मिड कैप 100? इंडेक्स, जो मिड कैप निफ्टी का इंडेक्स है जो ट्रेडेबल है फ्यूचर्स पे, वो इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, ठीक है। ठीक है, तो ये इंडेक्स को लेकर व्यू हो गया। 56,500 के स्टॉप लॉस के साथ निफ्टी बैंक को आप अभी भी ट्रेड कर सकते हैं 57,000 और 57,300 के टारगेट के लिए। हालांकि अगर आप आज देखेंगे ना तो 12 में से 5 शेयर ऊपर हैं और जो 5 शेयर ऊपर हैं उनका वेटेज काफ़ी अच्छा है। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, एसबीआई में भी हम देख रहे हैं कि लोअर लेवल से रिकवरी की कोशिश है। 825 रुपये के आसपास के भाव आपको दिखेंगे और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ये ऊपर है, लेकिन 7 शेयर इसके अलावा जो हैं उनमें गिरावट का माहौल है। तो निफ्टी में कोई आपके लिए अभी ट्रेड तो नहीं बन रहा है, लेकिन हाँ, निफ्टी बैंक जो मजबूत है और निफ्टी बैंक ही आज निफ्टी को सपोर्ट करने का काम कर रहा है, तो बेहतर होगा कि आप निफ्टी बैंक को आप प्ले करें। कुणाल, ठीक है, ये इंडेक्स का व्यू तो हो गया और स्ट्रेटजी हो गई। जरा ये बताइए कि स्टॉक्स में अगर किसी को अपॉर्चुनिटी खोजनी हो तो आपके हिसाब से ध्यान कहाँ लगाएं, कहाँ पैसे बन पाएंगे? आई थिंक जैसे हमने डिस्कस किया कि ब्रॉडर मार्केट में काफी स्ट्रेंथ है, तो फोकस ब्रॉडर मार्केट्स पे ही करना चाहिए। पहला स्टॉक रहेगा जो लॉन्ग साइड पे रहेगा वो है नाम इंडिया। हमने ऑलरेडी देखा है एएमसी स्टॉक्स, यहाँ पे हम जब मार्केट्स में करेक्शन हाई लेवल से दिख रहा था, एएमसी स्टॉक्स में क्लियर कट स्ट्रेंथ थी एंड आई थिंक मुझे लगता है ये रिलेटिव स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी और भी। तो नाम इंडिया मेरा पहला काउंटर रहेगा बाई साइड पे। ऑलरेडी हमने एक डबल टॉप का ब्रेकआउट देखा था टेक्निकल चार्ट पे, अभी हमने एक रिट्रेसमेंट देखा है और मुझे लगता है कि मूव कंटिन्यू रहना चाहिए अपसाइड पे। तो 863 864 के आसपास चल रहा है, आप करंट लेवल्स पे बाय कर सकते हो। 820 का स्टॉप लॉस रखना है। 900 से लेके 930 तक के टारगेट्स रहेंगे नाम इंडिया में हायर लेवल्स पे। सेकंड है मेटल्स। मेटल्स एज अ स्पेस में हमने आज बाइंग अट्रैक्शन देखा है और हमें लगता है कि मोमेंटम आगे जाके भी कंटिन्यू रहेगा। और यहाँ पे जो स्टॉक मेरे रेडार में आया है वो है जीएसएल। जीएसएल में हमने एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है। स्टॉक अपसाइड पे ब्रेकआउट के लिए रेडी हो चुका है, ऑलरेडी एक बुलिश मोमेंटम में है। आज हमने अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग देखी है स्टॉक में, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे भी मोमेंटम कंटिन्यू रहना चाहिए। तो जीएसएल पे बाय की सलाह है। फर्स्ट टारगेट रहेगा 725 का, सेकंड टारगेट रहेगा 740 का, स्टॉप लॉस रखना है आपको 680 का। दे रहा मुझे दल स्टेनलेस 725 और 740 के टारगेट के लिए आपको खरीदना है 680 के स्टॉप लॉस के साथ। और दूसरा जो शेयर होगा निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट, नैम का। और हम देख रहे हैं कि जो एसेट मैनेजमेंट वाली जो कंपनीज हैं वहां पर अच्छी स्ट्रेंथ बिल्ड होती हुई दिख रही है और ये 2 दिनों की गिरावट के बाद आज फिर से फ्लेवर में लौटा है। 900 930 के टारगेट के लिए आपको इसको प्ले करना है 820 के स्टॉप लॉस के साथ में। तो ये होंगे आपके लिए कैश में, फ्यूचर्स में जो मौके आपके लिए बन रहे हैं वो आपको हाईलाइट करके कुणाल ने बता दिए हैं। लेकिन अब ये जान लेते हैं कि अगर आपको ऑप्शंस में पैसे बनाने हैं तो कहां पर बेहतरीन मौके इस घंटे बन रहे हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं यस सिक्योरिटीज के लक्ष्मीकांत शुक्ला, हमारे इस घंटे के ऑप्शंस के चैंपियन। लक्ष्मीकांत जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बताइए फिलहाल कहाँ मौके हैं आपके हिसाब से, कौन सा शेयर आपके रडार पर आया है? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। तो आज के ऑप्शन में हम एक्साइड इंडिया रिकमेंड करेंगे क्योंकि आज के सत्र में हमें कंसोलिडेशन ब्रेकआउट के मोमेंटम ट्रिगर दिख रहे हैं इस स्टॉक में और जो फॉर्मेशन है काफी बुलिश नजर आ रहा है। आरएसआई में पॉजिटिव क्रॉस ओवर है, तो ओवरऑल ये स्टॉक अच्छा खासा स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है। तो 390 का कॉल ऑप्शन हमें बाय कर चलना है। अराउंड द लेवल ऑफ 7 से 8 रुपए के आसपास आता है तो फिर हमें इसको बाय करना है। इसमें जो हमारे टारगेट आ रहे हैं वो 15 रुपीज के आ रहे हैं और बाय करते समय स्टॉप लॉस हमें रखना है वो 4 रुपए का रखना है। तो जो मैक्सिमम रिस्क बनता हुआ नजर आ रहा है वो आ रहा है 6,300 रुपीज का
और अगर हम टारगेट अचीव होते हैं तो जो मैक्सिमम रिवॉर्ड है वो आता हुआ नजर आ रहा है 12,800 रुपीज का। एक्साइड में 390 वाली कॉल खरीदनी है। एक्साइड के शेयर में हम 2% के आसपास की तेजी देख रहे हैं और ये आपको 390 वाली कॉल मिल जाएगी 7 से 8 रुपए के भाव पर। लक्ष्य होगा 15 का, स्टॉप लॉस होगा 4 रुपए का, अधिकतम मुनाफा 12,800 का और अधिकतम जो नुकसान इसमें जो संभावित है वो है 6,300 का प्रति लॉट के हिसाब से। ये गणित है पूरी आपके सामने और रिस्क रिवॉर्ड रेशो ठीक है, मतलब 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो है और शेयर में हम देखने की मोमेंटम है ये, तो एक अच्छा ट्रेड आपके लिए एक्साइड में ऑप्शंस के जरिए। लक्ष्मीकांत जी बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये बेहतरीन सौदा हमारे दर्शकों को बताने के लिए। चलिए इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो मिड कैप में, स्मॉल कैप में कौन से शेयर बहुत तेजी से आज चढ़ रहे हैं, कौन से शेयर बहुत तेजी से गिर रहे हैं, उन पर हम कुणाल से व्यू लेंगे और कोशिश करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग रिसर्च भी आपके लिए हम लेकर आएंगे, आप कहीं जाएगा नहीं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है मिड कैप मसाला में और एक हम ऐसी कंपनी की बातचीत करेंगे जिसके नतीजे ठीक ठाक आए हैं। जून तिमाही में एल&टी फाइनेंस ने नतीजे जारी कर दिए हैं। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो करीब 2.25% का उसमें उछाल आया है और हम लगातार दूसरे सत्र में देख रहे हैं कि एल&टी फाइनेंस के शेयर में तेजी है और ये जो शेयर है 200 रुपए के ऊपर कारोबार कर रहा है। 209 रुपए का प्राइस आपको अपनी स्क्रीन पर दिखेगा। फिलहाल डे हाई के आसपास से 3% की मजबूती फिलहाल शेयर में देखने को मिल रही है। तो कंपनी की आगे को लेकर ग्रोथ आउटलुक क्या है, कौन से सेगमेंट्स हैं जो आगे कंपनी को मजबूती प्रदान करेंगे, नतीजों पर बातचीत करने के लिए और आउटलुक समझने के लिए चलिए बातचीत करते हैं कंपनी के CFO सचिन जोशी से। सचिन जी बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और नतीजों पर हमसे बातचीत करने के लिए। पहले तो बहुत बधाई, आपने ठीक ठाक नंबर पेश किए हैं। लोन बुक की बात करें तो हाईएस्ट एवर लेवल के आसपास के ये आंकड़े हैं। बट अगर हम गोल्ड लोन पोर्टफोलियो की बात करें तो थोड़ा सा ना क्वार्टर स्लो रहा है। आप जरा बताएंगे कि ग्राउंड सिचुएशन क्या है और इस स्लो ग्रोथ के पीछे की वजह क्या है? ये इस क्वार्टर के अंदर ओवरऑल ग्रोथ हमारी काफी अच्छी रही है। 18% ग्रोथ, बोथ डिसबर्समेंट्स अगर देखेंगे तो भी 18% है और बुक ग्रोथ भी 18% है अगर आप रिटेल बुक की तुलना करेंगे तो। अगर आप ओवरऑल रिटेलाइजेशन का जो ये है हमारा लक्ष्य का पहला गोल है, उसमें हम लोगों ने 98% अचीव किया है, 1% हायर देन प्रीवियस क्वार्टर। सेकेंड गोल जो है हमारा वो 25% CAGR का, वो अगर पिछले 2022 से लेके 2025 तक कर देखेंगे तो 28% तक हो चुका है। ये क्वार्टर्स आपको पता है कि रूरल बिजनेस फाइनेंस जो है हमारा, माइक्रो लोन्स का बिजनेस जो है, उस बिजनेस में धीरे धीरे डिसबर्समेंट्स में इंक्रीज हो रहा है जैसे जैसे कलेक्शन एफिशिएंसीज इंप्रूव होती जा रही है। तो इस क्वार्टर में रूरल बिजनेस अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस में देखेंगे तो 3% की गिरावट है, लेकिन अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो काफी अच्छा इंक्रीज किया है हमने। करीब 1800 करोड़ पर मंथ का अभी इस बार रन रेट रहा है। अगले क्वार्टर तक हो सकता है हम लोग 1900 करोड़ तक पहुंच जाएंगे पर मंथ ट्रेजेक्ट्री पे। इसके अलावा अगर आप एसेट क्वालिटी देखेंगे तो ओवरऑल रिटेल एसेट क्वालिटी करीब 2.93% GS3 है हमारा और NS3 0.83% है। ये भी जो टारगेटेड हमारा 3% और 1% वाला जो गोल है, रिटेल लेवल पे हम लोग ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। और ये जो आप GS3 NS3 देख रहे हैं, ये अभी हमारा जो माइक्रो लोन का बुक है, रूरल बिजनेस फाइनेंस प्लस माइक्रो लोन, इसको इसको अगर आप कंसिडर करते हैं, क्योंकि ये पर्टिकुलर सेक्टर काफी तकलीफों से गुजरा है, फिर भी ये पर्टिकुलर सेक्टर में हमने काफी अच्छा रिजल्ट दिया है। पिछले 3 से 4 क्वार्टर्स में अगर आप कंपेयर करेंगे एट इंडस्ट्री लेवल, काफी बढ़िया प्रदर्शन किया है हमने इतने डिफिकल्ट टाइम्स में। फाइनली कंसोलिडेटेड ROA जो है, जो कि पिछले 4 क्वार्टर्स से के पहले तक काफी अच्छा डायरेक्शनली ऊपर मूव हो रहा था 2.8 to 3% के ट्रेजेक्ट्री पे, वो धीरे धीरे अब आगे बढ़ने लगा है। 2.22% था पिछले क्वार्टर में, इस क्वार्टर में हमने 2.37% का ये दिया है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस अगर देखेंगे डिफिकल्ट टाइम्स में, हमें लगता है कि हमने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है।
जी। सचिन जी, निश्चित तौर पर अगर आपके हम रिटेल लोन बुक की बात करें तो करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा आपने अचीव किया है। प्रॉफिट भी डिसेंट है, 700 करोड़ रुपए के प्रॉफिट हैं। लेकिन दो और चीज़ों को लेकर जरा आपसे मैं जानकारी चाहूँगा। वो है रूरल अगर हम बिजनेस की बात करें और टू व्हीलर फाइनेंस की बात करें, इन दोनों में थोड़ी सी ना डी ग्रोथ है। जरा बताएंगे कि इसके रीजन क्या है और क्या हम नेक्स्ट क्वार्टर के नंबर में रिवाइवल की उम्मीद करके चले यहां से? जैसे कि मैंने बताया, रूरल बिजनेस फाइनेंस में धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रही है। कलेक्शन एफिशिएंसीज अब नॉर्मलाइजेशन की ओर बढ़ रही है। हमें लगता है कि एक क्वार्टर और लगेगा। पहले का जो कलेक्शन एफिशिएंसी नॉर्मल लेवल्स होता था 99.8, लेकिन अब पिछले 3-4 क्वार्टर से आपने देखा है कि काफी डिफिकल्ट टाइम से गुजरा है ये पर्टिकुलर सेक्टर। एमफिन की जो ये है लास्ट गार्डरेल अभी जो 1 अप्रैल से इम्प्लीमेंट की गई है वो 3 फाइनेंसियर्स के ऊपर है। हम लोगों ने ये गार्डरेल जो है 2020 अप्रैल 2020 से हम लोग लागू कर चुके हैं। हमने उस पर ढील नहीं दी थी जब रिजर्व बैंक ने फ्री अप किया था ये पर्टिकुलर चीज। तो हमारे ओवरऑल लोन्स देखेंगे तो फर्स्ट लेवल पे अगर एक्सक्लूसिव कस्टमर्स हमारे जो हैं वो करीब 48% है ओवरऑल बुक में, और 30% है हम अस प्लस 1 मोर फाइनेंसियर, विच मीन्स टोटली 2 फाइनेंसियर्स। तो अगर आप ओवरऑल देखेंगे और अस प्लस 2 अगर देखेंगे तो वो करीब करीब 17% है। तो ओवरऑल अगर देखेंगे तो 95% हमारी बुक जो है वो एमफिन गार्डरेल्स को ऑलरेडी मीट करती है। जो बाकी के 5% लोग हैं उन्होंने हमारे से तीसरा लोन लिया और फिर बाहर जाके चौथा लोन लिया था, लेकिन वो परसेंटेज धीरे धीरे कम होते जा रहा है। तो रूरल बिजनेस लोन्स का अगर ये कलेक्शन एफिशिएंसी इंप्रूव होगा तो हमें लगता है कि अगले क्वार्टर से हम लोग डायरेक्शनली और इंक्रीज कर पाएंगे डिसबर्समेंट्स, और आपको बुक ग्रोथ भी दिखेगी। रही बात टू व्हीलर्स की, टू व्हीलर्स में हम लोगों ने कुछ स्ट्रेटेजिक चेंजेस किए हैं। प्राइम की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग, तो मैक्सिमम डिसबर्समेंट्स हम लोग प्राइम कस्टमर्स को कर रहे हैं। तो उस वजह से थोड़ी सी गिरावट देखी गई। जनरली द टू व्हीलर सेक्टर का भी अगर देखेंगे तो थोड़ा स्लो डाउन चल रहा है। लेकिन अगला क्वार्टर और उससे अगला क्वार्टर 2 एंड क्वार्टर 3, अगले क्वार्टर में गणेश चतुर्थी का है और उसके अगले क्वार्टर में दिवाली दशहरा ये सब आएगा। तो हमें लगता है कि हम साइक्लॉप्स पे मूव करने के बाद पूरा के पूरा पोर्टफोलियो, जो नया पोर्टफोलियो क्रिएट हो रहा है वो थ्रू साइक्लॉप्स जाएगा। तो हमें काफी अच्छी एक्सपेक्टेशंस है इस पर्टिकुलर सेक्टर में ग्रोथ दिखाने का। हमारा जो प्लान है हमें लगता है अगले 2-3 क्वार्टर में हम पूरा कर पाएंगे। ठीक है, तो प्रोजेक्ट साइक्लॉप्स जो है आपने जो इम्प्लीमेंट किया लास्ट क्वार्टर में, आपने उसके बारे में अपडेट दे दिया। लेकिन सचिन जी, मतलब जो आंकड़ा सरप्राइज किया ना सभी को, हालांकि बेस थोड़ा छोटा रहा है पर्सनल लोन सेगमेंट का, लेकिन ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 65% का, जरा बताएंगे कि ये ग्रोथ सस्टेनेबल है आगे? जी बिल्कुल। पर्सनल लोन में हमने इस बार करीब 1900 करोड़ का डिसबर्समेंट किया है। वो कॉम्बिनेशन है बिग टेक पार्टनरशिप्स के थ्रू और डायरेक्ट। जो हमारा पर्सनल लोन हमने क्रॉस सेल प्रोडक्ट करके शुरू किया था, तो अभी अगर देखेंगे तो 2/3 बिजनेस क्रॉस सेल और डायरेक्ट कस्टमर्स जो लेते हैं हम लोग थ्रू डीएसए रूट, वो वाले कस्टमर्स हैं। लेकिन 1/3 ऑफ द बिजनेस आजकल हमारा फाइनेंशियल पार्टनरशिप्स के थ्रू होता है। ये फाइनेंशियल पार्टनरशिप बिग टेक पार्टनरशिप्स है हमारी, जो कि क्रेड, फोन पे, अमेजॉन, इन लोगों से टाई अप कर चुके हैं हम लोग। और ये पर्टिकुलर फाइनेंशियल पार्टनरशिप्स आगे जाके आप देखेंगे कि सिग्निफिकेंट ग्रोथ इसमें से आने वाला है। करीब 650 करोड़ की डिसबर्समेंट हम लोगों ने अमेजॉन, क्रेड और फोन पे के थ्रू कस्टमर सोर्स किए हैं, उनके थ्रू हमें डिसबर्समेंट करने की अपॉर्चुनिटी मिली है। तो ये पर्टिकुलर सेक्टर हमें लगता है जनरली अगर आप केयरफुल रहते हैं और 50,000 के नीचे की टिकट साइज को अवॉइड करते हैं, तो ये जो कस्टमर बेस है जो अमेजॉन, फोन पे और क्रेड के थ्रू मिलता है, वो कस्टमर बेस काफी अच्छा सेलेक्टिव कस्टमर बेस होता है। और हमें लगता है कि एसेट क्वालिटी के अंदर भी काफी अच्छे रिजल्ट्स दिखाएगा ये आगे चल के। ठीक है सचिन जी, बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और नतीजों पर, आउटलुक पर विस्तार से बातचीत करने के लिए।
इस बीच यूको बैंक के नंबर्स आए हैं। एनआईआई और मुनाफे के फ्रंट पर हम ग्रोथ देख रहे हैं। मुनाफा 10% बढ़ी है, 607 करोड़ रुपए का मुनाफा आया है। हालांकि शेयर हम देख रहे हैं कि 1% नीचे कारोबार करता हुआ आपको दिखेगा। एसेट क्वालिटी भी थोड़ी इंप्रूव हुई है। आगे इस पर हम बातचीत करेंगे और समझेंगे कि आखिर फिर भी प्रेशर क्यों है शेयर में। लेकिन इस शो में फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे कॉर्पोरेट कनेक्शंस। आप कहीं जाइएगा नहीं। नमस्कार।